हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अंकित। आज डेट है 8 मार्च और आज से लगभग 50-55 दिन बचे नीट का एग्ज़ाम में। तो अगर एक अप्रॉक्स डेटा माना जाए, क्योंकि कुछ दिन को हम लोग अगर रिजर्व रखें तो अप्रॉक्स 45 डेज बचे हैं नीट में। और बहुत सारे बच्चे भी ऐसे होंगे जो धीरे धीरे एंजाइटी लेवल उनका बढ़ रहा होगा और भी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे होंगे। तो मैं अपना खुद का स्टोरी अगर बताऊं तो मैंने लास्ट के 45 डेज में 494 मार्क्स गेन किए थे। मतलब नीट में लास्ट के 45 डेज मैंने सीरियसली से पढ़ा था, अच्छे से पढ़ाई किया था। और उसके बाद मेरा जो नीट का स्कोर था 2023 का, वो 494 मार्क्स थे। तो मेरा फिजिक्स में जो मार्क्स था वो था 140, केमिस्ट्री में तो 103 और बायो में मेरा 251 मार्क्स था। तो आप देख सकते हैं कि फिजिक्स में कुछ मतलब नीट एस्पायरेंट के हिसाब से देखा जाए, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ उस हिसाब से। लेकिन जो भी लोग 140 प्लस फिजिक्स में स्कोर करते हैं मैक्सिमम लोग का सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन मेरा नहीं हुआ। उसके पीछे एक अलग रीजन, एक अलग स्टोरी है, मैं बताता हूँ थोड़ी देर बाद। तो अगर आप परेशान हो रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, मतलब अगर आप बड़े कोचिंग में पढ़ रहे हैं जैसे एलियन वगैरह में पढ़ रहे हैं, आकाश वगैरह में, तभी वहाँ का मेजर टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका होगा, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका होगा। और अगर आपकी तैयारी सही से नहीं होती है ना, तो फिर क्या होता है ना कि धीरे धीरे दूसरों दोस्त लोग को देखते हैं, अगल बगल लोग टेस्ट दे रहे हैं, और अगर तैयारी सही नहीं होता है तो फिर टेस्ट देने का मन भी नहीं करता है। अब लगता है ना कि सिलेबस ही पूरा नहीं तो टेस्ट क्या दूँ। लास्ट में पार्ट वाइज सिलेबस का टेस्ट होता है, फिर फुल टेस्ट होने लगता है। और उस टाइम पे लगता है कि जब तैयारी नहीं है तो क्या ही करें। तो मैं आपको ऐसा नहीं कि एक बूस्ट अप वाली स्ट्रेटजी दे दूंगा कि आप एकदम से 600 ला लो, क्योंकि मैं खुद एक गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं जा पाया, तो फिर मैं आपको कैसे बता सकता हूँ कि आप कैसे नीट में सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन आपको मैं ये नहीं बता सकता कि आप कैसे नीट में सिलेक्शन ले सकते हो, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकता कि आप 500 के आसपास, मतलब 500 आप कैसे नीट में स्कोर गेन कर सकते हो, और वो भी लास्ट के 45 डेज में। जो भी एक प्रैक्टिकली पॉसिबल चीज़ है, वो बस मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कि मैंने अपने लास्ट के दिनों में क्या क्या चीज़ें किया था, क्या क्या चीज़ें को अपनाया था। कि मैंने बिल्कुल ही मतलब मेरा कुछ भी अच्छा से नहीं हो रखा था, लेकिन मैंने लास्ट में अच्छे से पढ़ाई किया, उसको अच्छे से रिवीजन किया। तो लास्ट के 10 दिन बचे थे तो मैंने बहुत सारे टेस्ट भी दिए थे। उसके कारण अभी जो मेरा मार्क्स लास्ट ईयर आया था 494 मार्क्स, उसके कारण आया था। तो सबसे पहले अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं है, आप अगर फुल मॉक टेस्ट दे रहे हो या फिर किसी भी कोचिंग का मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो टीचर लोग बोलते हैं कोचिंग में कि भाई अगर टेस्ट दे रहे हो तो देते रहो, अगर सिलेबस नहीं भी पूरा है तो दे दो। लेकिन मैं अपना अगर पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ तो अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं है तो उस टेस्ट को देने का कोई फ़ायदा नहीं। इसका एक रीज़न बताता हूँ, वैलिड पॉइंट बताता हूँ। क्योंकि अगर आपका पूरा सिलेबस नहीं होता है ना, या फिर अगर एक अच्छा खासा सिलेबस नहीं हो रखा है, आपने रिवीजन एक बार जो पढ़ाई होता है ना, कोई भी अगर चीज़ को हम लोग एक बार पढ़ के बस छोड़ दिए हैं, तो उसको मैं काउंट ही नहीं करता हूँ पढ़ाई में। क्योंकि एक आप खुद सोचना, अपार्ट फ्रॉम बायोलॉजी एंड ऑल, बायोलॉजी और फिर रटने वाला पार्ट को छोड़कर जो भी मैकेनिज्म वाला पार्ट है या फिर फिजिक्स है, उसको आप एक पूरा चैप्टर को गो थ्रू कर लो एक बार। अब उसको 10 दिन बाद पढ़ो तो फिर से वो चीज़ें नई नई लगने लगती है कि अरे पढ़ा था भूल गया ऐसे। तो एक बार वाला पढ़ाई को मैं मानता नहीं हूँ। मैं पढ़ाई मतलब इन द सेंस की बोल रहा हूँ कि आपने पढ़ लिया, उसका क्वेश्चन कर लिया, रिवीजन कर लिया, उस बेसिस पे बोल रहा हूँ। तो अगर इस वे में आपका अगर 50% भी सिलेबस नहीं हुआ है या फिर उससे कम ही हुआ है, थोड़ा-सा उससे ज़्यादा भी हुआ, तो आप टेस्ट अभी बिल्कुल मत देना। क्योंकि उससे क्या होगा कि आप टेस्ट में मार्क्स नहीं आएँगे। अगर आप उस चीज़ को पढ़े ही नहीं हैं तो आपके मार्क्स कहाँ से आएँगे? तो फिर जो एक होता है एंजाइटी लेवल, वो और भी बढ़ते जाता है, इंसान और भी डिप्रेस्ड होने लगता है कि भाई मेरा मार्क्स नहीं आ रहे। अगर मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, यहाँ मार्क्स नहीं आ रहे, तो नीट में क्यों क्या ही मार्क्स आएंगे। तो उससे अच्छा है कि आप एक खुद का एक प्लानर बनाओ, खुद के हिसाब से खुद का एक पूरा एक शेड्यूल बनाओ। लास्ट के अभी जैसे 55 डेज के अक्रॉस बचे हैं, तो आप 45 डेज का बनाओ, 10 दिन का एक रिजर्व डे रखो। ठीक है, उस 10 दिन में जो चीज़ें 45 डेज में आप नहीं कर पाए हो, जैसे 45 डेज का मैंने एक पूरा सा एक अच्छा सा प्लानर बनाया। और उस ऐसा तो होता नहीं कि जो भी प्लानर बनाते हैं पूरा का पूरा उस चीज़ को हम कर ही लेते हैं। तो उस चीज़ में जो भी गैप आएगा उसको हम करेंगे, जो लास्ट के 10 डेज बचेंगे तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा डे रहेगा। तो आप खुद का बनाओ, ऐसा नहीं है, आप मेरे से हेल्प ले सकते हो, मैं चीज़ों को बता सकता हूँ, लेकिन आप खुद का बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसमें करना क्या है आपको, सबसे पहले जो टेस्ट सीरीज वगैरह जो देख रहे हो सबको साइड कर देना, टेस्ट सीरीज नहीं देना तो ही बेटर है। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनका तैयारी अच्छा खासा नहीं है, मैं उनके लिए नहीं बता रहा हूँ जिनका तैयारी अच्छा खासा है। तो फिर आप टेस्ट सीरीज के थ्रू जाओ भाई। मैक्सिमम लोग यही बोलते हैं कि टेस्ट दो, आपका नहीं भी तैयारी टेस्ट दो, लेकिन ये मेरा खुद का मानना है। अगर आप भी एस्पायरेंट हो, मैं कोटा में रहा था,
तो लास्ट में बिना सिलेबस कवर किए टेस्ट देना कितना हेडेक वाला काम रहता है, आपको पता ही है। देख के डिप्रेस्ड हो जाता है इंसान कि भाई जब मैं इस चीज़ को पूरा पढ़ ही नहीं हूँ तो टेस्ट कैसे दूँ, जाकर बैठूँ कैसे टेस्ट में? वो चीज़ें आप रिलेट कर सकते हो चीज़ों को। तो सबसे पहला स्टार्ट करता हूँ मैं फिज़िक्स से। तो फिज़िक्स मेरा ये था कि मैं थोड़ा-सा अपना स्टोरी बताता हूँ। मैं 2022 का 2022 जब मैं 2022 से ही कोटा में था, उससे थोड़ा दिन पहले ही था। 2022 का जब 2022 में जो नीट का जो पेपर होने वाला था, वो 17th जुलाई को होने वाला था और मैं 15 जुलाई को मेरे साथ कुछ चीज़ें हुई थी, कुछ इंसिडेंट हुआ था, तो 15 जुलाई को मैं वापस घर चला गया था। तो जिसके कारण मैं नीट नहीं दे पाया था। तो कुछ कोटा में कुछ चीज़ें हुई थी, उसका एक मैं अलग वीडियो बनाऊँगा, मैं अपना स्टोरी बताऊँगा उसमें क्या हुआ था। तो मैं पेपर नहीं दे पाया था, मेरा कोटा में ही सेंटर था, मैं पेपर नहीं दे पाया था। मतलब मुझे पता था कि मैं इस पेपर नहीं दे रहा, उस टाइम मेरा तैयारी अच्छा खासा था। तो उसके बाद जब मैं घर गया तो 2 महीना तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाई किया। फिर उसके बाद तबीयत ख़राब होते गया, एक सीक्वेंस में होते ही गया। फिर मैं वापस से कोटा गया, फिर वहाँ मैं खुद को अडैप्ट नहीं कर पाया चीज़ों को वहाँ अच्छे से, वहाँ भी तबीयत ख़राब, हर 5-6 दिन पे तबीयत ख़राब। तो पढ़ाई होती है ना कि एक कंटिन्यूअसली नहीं चल रहा था, एक गैप में चल रहा था, हो रही थी, नहीं हो रही थी, तो उसको मैं पढ़ाई मानते नहीं। पढ़ाई का मतलब क्या होता है कि अगर आप 30 डेज़ का प्लान बनाए हो, तो 30 दिन आपने बिना कोई डिस्टर्बेंस का लगातार पढ़ा, वो होती है पढ़ाई। अगर 5 दिन पढ़ लो, फिर 5 दिन डिस्टर्ब, 5 दिन पढ़ लो, 5 दिन आपके साथ तबीयत खराब हो गया, तो वो चीज़ें फिर मैं 2023 के मार्च में मैं वापस घर आ गया था। मैं बिहार से हूँ, तो मैं वापस बिहार आ गया था। उसके बाद होली का टाइम था, 8 मार्च को शायद होली था। उसके बाद मैंने अच्छे से तैयारी स्टार्ट किया, घर पे ही एक रूम साइड में बना के। उसके बाद जो मैंने 45 दिन अच्छे से मेहनत किया ना, उस मेहनत की वजह से ही जो पीछे वाला पढ़ाई सब साइड में रखो, तो उस 45 दिन की वजह से ही मैं जो मार्क्स गेन कर पाया। इंडियन मेडिकल सिस्टम के हिसाब से वो मार्क्स अच्छा नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन नहीं होना, आप कितना भी मार्क्स लाओ सिलेक्शन नहीं होना। लेकिन बहुत लोग हैं जो रिजर्व कैटेगरी में है, तो उनका इतने मार्क्स में इंडिया में सिलेक्शन हो जाता है। तो अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो सेमी गवर्नमेंट लेना चाह रहे हैं या फिर बीएमएस वगैरह गवर्नमेंट से करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए मार्क्स अच्छा है। तो इतना मार्क्स के लिए मैं बता सकता हूँ मैं कैसे किया था। तो मैंने स्टार्ट किया था फिजिक्स से। तो मैंने फिजिक्स में क्या किया कि पूरे सारे चैप्टर जो भी थे, जो मैंने पहले पढ़े थे, जो मेरा नोट्स था, तो मैंने थोड़ा-थोड़ा उसको रिवीजन करता था, थोड़ा-थोड़ा पढ़ता था। अगर आपने फिजिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, तो आप स्टार्ट करो, कुछ एक चैप्टर का एक निकालो पहले। सबसे पहले तो मार्क्स वर्सेस चैप्टर कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो जो ज़्यादा मार्क्स गेन कर रहे हैं, तो उस चैप्टर को आप पहला स्टार्ट करो। अभी टाइम है आपके पास, 45 डेज़, 55 डेज़ अभी बचे हैं, तो मैं 45 डेज़ का प्लानर बना रहा हूँ। तो अभी आपके पास टाइम है कि आप उस चीज़ें कर सकते हैं। तो जो हाई स्कोरिंग चैप्टर है फिज़िक्स के, वो 10 चैप्टर आप पकड़ लो। 10 जैसे सेमीकंडक्टर हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, इलेक्ट्रोस्टैट्स हो गया। अगर आपने ग्रेविटेशन पढ़ रखा है अच्छे से, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स आपका लगभग खत्म ही हो जाता है। इलेक्ट्रोस्टैट्स अगर आपने पढ़ लिया, तो फिर ग्रेविटेशन खत्म हो जाता है, क्योंकि दोनों रिलेटेड चीज़ है। तो इन चैप्टर को पढ़ो, और इन चैप्टर में अगर पूरे चैप्टर को अगर आप पढ़ रहे हो, तो 80% भी अगर आपके दिमाग में चला गया चीज़ें, तो भाई सफिशिएंट है। क्योंकि अगर 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 4 डिवाइडेड होते हैं। जैसे एक चैप्टर में अलग-अलग उसका सब टॉपिक होता है। तो अगर अगर 4 टॉपिक में अगर आपका 3 टॉपिक में आप अच्छे से उस पे कंट्रोल कर लिया है, तो 4 क्वेश्चन अगर आएँगे, तो उसमें 3 क्वेश्चन तो मेरे से बनेंगे। तो 3 क्वेश्चन तो आप इज़िली बना सकते हो। तो आप ये चीज़ें कर सकते हो। और फिज़िक्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, कि अगर मैं 140 प्लस मार्क्स लाऊँ फिज़िक्स में, तो है लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, कि आप क्वेश्चन बहुत सारे लगाओ। बहुत सारे ऐसे कांसेप्ट होंगे जहाँ पे आप फँस जाओगे। वो लगेगा कि पढ़ाई करते समय नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या करो, जो पीवाईक्यू होते हैं या फिर जो कोचिंग वगैरह लोग टेस्ट सीरीज़ जो चलाते हैं, तो ज़्यादा भी हाई-फाई टेस्ट पे मत जाना, क्योंकि उसमें ऐसे क्वेश्चन इर्रेलेवेंट क्वेश्चन होते हैं, उसमें कोई काम नहीं होता है नीट से। तो जो बेसिक जो क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, उसको आप देखो और उस क्वेश्चन को ट्राई करो बनाने का, एक चैप्टर पढ़ने के बाद। और फिर जो आप अगर 50 क्वेश्चन अगर आप बना रहे हो ना, तो 30 नए-नए कंसेप्ट आप सीखोगे क्वेश्चन से। तो हमारे टीचर बोलते थे कि अगर कोई बंदा अगर क्वेश्चन बना के कंसेप्ट सीख रहा है ना, तो फिर कंसेप्ट आप कभी भूल ही नहीं सकते हो। आपने कंसेप्ट पढ़ा, सब चीज़ पढ़ लिया, लेकिन आपने अगर क्वेश्चन नहीं किया, तो जितने पढ़े सब बेकार है। लेकिन आप अगर क्वेश्चन बना रहे हो, तो आपको जो भी कंसेप्ट नहीं भी आ रहा ना, तो वो कंसेप्ट आप सीख जाओगे। क्योंकि अब मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, मैं कहीं फँस गया, तो फिर मैं अपने वापस से कॉपी में जाऊँगा, देखूँगा कि अरे भाई यहाँ पे सर क्या पढ़ाए थे या फिर क्या था। फिर उसमें एक अंदर से होता है ना, जिज्ञासा जागती है कि इस चीज़ को मैं थोड़ा ज़्यादा जानूँ, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है और पीवाईक्यू आपको बनाना है, प्रीवियस ईयर बनाना है। तो उस चीज़ से
आपका वो जो कंसेप्ट रहेगा वो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, आप भूलोगे नहीं। ये रहा कुछ फिजिक्स का। आप ऐसे फिजिक्स कर सकते हो, आप 10-12 चैप्टर उठाओ, हाई स्कोरिंग चैप्टर, और उसको आप कर डालो। ज़्यादा भी टाइम इस पे वेस्ट मत करना। अगर ज़्यादा नहीं हो पा रहा तो आप, अगर मेरे 140 मार्क्स आए थे फिजिक्स में, तो आप टारगेट कर लेना अगर 100 का, फिर भी आप ला सकते हो, क्योंकि मेरे बायोलॉजी में कम मार्क्स आए थे, जितने आने चाहिए उससे बहुत ही कम आए थे। 251 नीट में बहुत ही लो मार्क्स माना जाता है बायोलॉजी में, तो आप ज़्यादा ला सकते हो, 300 तक आप जा सकते हो। मेरे बहुत सारे गलती हो गए थे, इसके कारण कम आए थे। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो ऐसा नहीं कि आपने पूरा साल कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ-कुछ तो लोग पढ़ते रह, कुछ-कुछ तो नहीं है। अगर 30% भी अगर आपने सिलेबस कर रखा है, आपने अगर 0% भी कर रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अभी से ये स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आपने, मैं पहले उनके लिए बताता हूँ जिन्होंने कुछ पढ़ रखा है, तो आपने जो चैप्टर पहले पढ़ रखा है, एक बार भी अगर पढ़ रखा है, या फिर उसका अगर क्वेश्चन भी आपने लगा रखा है पढ़ के, तो पहले उस चैप्टर को थोड़ा-सा और स्ट्रॉन्ग करो। सबसे ज़्यादा ये एक होता है ना, जो कोटा में हमें टीचर बताते हैं कि जो तुम जान रहे हो लास्ट के दिनों में, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो। ज़्यादा नए के चक्कर में मत भागो, नहीं तो जो जान रहे हो वो भी भूल जाओगे। ये सर लोग बोलते थे। तो आप जो ऑलरेडी जान रहे हो उसको और स्ट्रॉन्ग बनाओ, उसमें अगर थोड़े क्वेश्चन और एक्स्ट्रा लगाओ, उसका जो भी चीज़ें हो सकती है उसका एक शॉर्ट नोट्स भी आप बना सकते हो। मैंने शॉर्ट नोट्स बहुत बनाए थे। मेरा फिज़िक्स में ज़्यादा मार्क्स लाने का बस यही तरीका कि मैंने हर चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बना रखा था अच्छे से। तो मेरा जब क्वेश्चन करता था, कोई भी चीज़ें अगर दिमाग में क्लिक नहीं हो रही, तो मैं वापस से जाता था वहाँ पे जहाँ पे मैंने शॉर्ट नोट्स में लिखा है। अगर मैंने नहीं लिख रखा है तो जो भी क्वेश्चन में कंसेप्ट फँस रहे हैं, उस कंसेप्ट को मैं वहीं शॉर्ट नोट्स में लिख देता था। तो एक काम आप कर सकते हो फिज़िक्स के लिए भी और फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए भी, तो आप कर सकते हो। बात करो अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का देखो सिंपल फंडा, अगर इनऑर्गेनिक में आप कुछ भी नहीं जान रहे हो, आप ज़ीरो हो, फिर भी आप यहाँ से कर सकते हो। उसका एक सीक्वेंस होता है, मैं बताता हूँ। इनऑर्गेनिक को अगर सही से पढ़ा जाए ना, तो इंसान 15 दिन में पूरा सिलेबस पढ़ सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ इनऑर्गेनिक पढ़े, मतलब सब सब्जेक्ट को साथ लेकर। इनऑर्गेनिक पे आपने अगर 4-4 घंटा भी दिया ना, तो 15 दिन में आप ईज़िली खत्म कर सकते हो। अभी तो लास्ट के दिनों में अगर आप सीरियस हो, अगर 500 मार्क्स लाना चाह रहे हो, या फिर किन्हीं को सिलेक्शन लेना है, तो इतना तो ये भाई ज़ाहिर-सा बात है कि 12 से प्लस घंटा ज़्यादा पढ़ रहे हो, 12, 14, 15 घंटा। मैंने लास्ट के दिनों में कंटिन्यूअसली 14 प्लस आवर्स पढ़ा था, कंटिन्यूअसली। मेरे घर वाले जानते हैं, क्योंकि मैं घर पे था, तो मम्मी-पापा के सामने था। मैं लास्ट के 45 दिन में जो मेहनत किया था ना, वो एक नेक्स्ट लेवल का था। तो आप लास्ट में चीज़ें कर सकते हो। तो अगर आप इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले एक सीक्वेंस जो है कि अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल का नॉलेज है, तो पीरियोडिक टेबल का अगर आपके पास नॉलेज है, तो सही है। अगर नहीं नॉलेज है, तो पीरियोडिक टेबल का थोड़ा-थोड़ा जो भी एक होता है ना, समराइज़ देख लेना, उसका नॉलेज ले लेना। उसके बाद आप डायरेक्टली जाना है, फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ना है, वो है केमिकल बॉन्डिंग। अगर बोला जाए ना कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 50% अगर क्वेश्चन आते हैं सिर्फ़ केमिकल बॉन्डिंग से, तो गलत नहीं है। मैं इस चीज़ को प्रूव कर सकता हूँ, अभी बताता हूँ आपको। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं पी ब्लॉक के, डीएनएफ ब्लॉक के, जैसे सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन हो गया, सिंपल सा आपको बता रहा हूँ। तो वो सब डायपोल मोमेंट का ऑर्डर पूछ लिया उसका। तो सारे चीज़ का जो बेस है ना, वो केमिकल बॉन्डिंग में है। तो अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ रखा है, उसका हमने अगर आपने 200 प्लस क्वेश्चन कर लिया है, तो पी ब्लॉक वगैरह जो है ना, उसमें आप इज़िली चीज़ें कर सकते हो। क्योंकि पी ब्लॉक में सबसे ज़्यादा चीज़ें क्या पूछी जाती है, आप अगर एनसीईआरटी खोल के देखोगे, तो उसमें सारी जगह टेबल दे रखा है, मेल्टिंग पॉइंट का, बॉइलिंग पॉइंट का, सॉल्युबिलिटी का, बॉन्ड ऑर्डर का, बॉन्ड लेंथ का। ये सब चीज़ें पढ़ना कहाँ है भाई? सब चीज़ तो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना है। तो केमिकल बॉन्डिंग को आप अच्छे से करो। अब अच्छे से कर लिया ना, पूरे मतलब डीप नॉलेज आपके पास है उसका। डीप मतलब एनसीईआरटी जितना है उतना, एनसीईआरटी में जितना है उतना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने लगा लिया है, तो आप इनऑर्गेनिक का 50% जो क्वेश्चन है आप इज़िली करके आ सकते हो। आप ट्रेंड देख लेना, क्वेश्चन देख लेना, इस चीज़ को आप खुद से प्रूव कर सकते हो। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छे से, उनको पता ही है कि ये चीज़ें कैसे होती है। तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लेना। केमिकल बॉन्डिंग के बाद डायरेक्टली आप डी ब्लॉक, पी ब्लॉक में मत घुसना। पी ब्लॉक में एक बार आप घुस गए, तो फिर निकलना मुश्किल हो जाता है, वो चीज़ें होती है। पी ब्लॉक में पी ब्लॉक एंड डीएनए ब्लॉक कैसे पढ़ना है, उसका जितना भी बेस चीज़ें हैं, जैसे आपने 13 से स्टार्ट किया, 13 से, ग्रुप नंबर 13 से, 14 से, 15 से, तो कुछ मत करना इसमें। जो टेबल बना रखा है, जैसे किसी का भी एक स्पेसिफिक चीज़ें दे रखा है, किसी का बाउंड लेंथ दे रखा है, या फिर जो एक, जैसे ग्रुप 13 में बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं, वो सब चीज़ें आप देख लेना कि बोरिन से एल्युमिनियम बोरोन वाला जो एक्सेप्शन होता है ना, वो सारा चीज़ देख लेना। उसका ट्रिक भी बहुत सारे टीचर बताते हैं। तो वो सब चीज़ें आप देख लेना, वो बस करके चले जाना। और सबका कंपाउंड, जैसे अगर बोरेक्स है, तो उसका पूरा अच्छे से फ़ॉर्मूला वगैरह सब चीज़ देख लेना। सिलिका है, सिलिका का स्ट्रक्चर क्या होता है, सिलिकेट्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब चीज़ें आप अच्छे से देख लेना। और उसका
स्ट्रक्चर अच्छे से देखना है, सबसे ज़्यादा पी ब्लॉक में अगर कुछ चीज़ है स्ट्रक्चर। और एक चीज़ जो हम लोग सबसे ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं ना चीज़ों को, वो है यूजेस। हर ग्रुप का लास्ट में एनसीईआरटी में इतना-इतना छोटा-छोटा यूज दिया हुआ है, यूजेस ऑफ द कंपाउंड। आप लास्ट का 6 से 7 ईयर्स का क्वेश्चन पलट के देखना, हर बार यूज से क्वेश्चन आता है और उसको हम लोग सबसे कम ध्यान देते हैं, क्योंकि वहाँ पे ध्यान जाता ही नहीं। बड़े-बड़े चीज़ पढ़ लेते हैं, बड़ा-बड़ा स्ट्रक्चर पढ़ लिए, लेकिन उस चीज़ को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने का रहता है। तो ये कुछ रहा इनऑर्गेनिक का। बात करें ऑर्गेनिक का, तो ऑर्गेनिक का एक होता है ना, सबसे ज़्यादा बच्चों को, मेरा पर्सनली बताऊँ तो मेरा फिज़िकल काफ़ी अच्छा था, क्योंकि मेरा फिज़िक्स अच्छा था। इनऑर्गेनिक भी मेरा अच्छा था, लेकिन एक होता है सबसे ज़्यादा एक वीक पॉइंट माना जाता है, जहाँ से थोड़ा डर है, तो वो है ऑर्गेनिक। लेकिन मैंने ऑर्गेनिक बहुत पढ़ा था, एनसीईआरटी बहुत पढ़ा था। तो का ऑर्गेनिक में अगर बेसिक आपको जानना है, तो सबसे पहले आपको जीओसी पढ़ना पड़ेगा। आप बच्चे कहाँ से स्टार्ट करते हैं? नोमेनक्लेचर से, आइसोमेरिज्म से। अगर आप ये 2 चीज़ें, आइसोमेरिज्म में आप थोड़ा-थोड़ा, बहुत सारे यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएँगे, जो 1 से डेढ़ घंटा में पूरे आइसोमेरिज्म, जो हमको एक्चुअल में उसका नॉलेज चाहिए उतना पढ़ा देते हैं। आप स्टूडेंट्स क्या करते हैं लास्ट के दिनों में, ऑर्गेनिक का स्टार्ट कर रहे हैं, तो 16 लेक्चर 17 लेक्चर देखे जा रहे हैं आइसोमेरिज्म के ही। आप क्वेश्चन देखो भाई, 1 क्वेश्चन आते हैं, वो भी किसी और चीज़ें से रिलेट होके। डायरेक्टली आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन आने का संभावना बहुत कम है, इनडायरेक्टली आता है। तो इनडायरेक्टली में डीप में आता है वो चीज़ें। तो अगर वो छोड़ के स्किप भी करके जा रहे हो ना, तो सबसे पहले नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म स्टार्ट मत करना कभी भी। अगर आप रिवीजन भी कर रहे हो लास्ट के टाइम पे, तो नोमेनक्लेचर मत पढ़ना, क्योंकि नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है कि उसी में हम लोग इतना ज़्यादा खुद को उलझा लेते हैं, फिर आगे पढ़ने का मन नहीं करता है। सबसे पहले थोड़ा-थोड़ा आप नॉलेज ले लेना, यूट्यूब से पढ़ लेना, 1-1 घंटे का आइसोमेरिज्म थोड़ा पढ़ लेना और थोड़ा नोमेनक्लेचर पढ़ लेना, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। उसके बाद आपको डायरेक्टली घुस जाना है जीओसी में। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एकदम बोलते हैं ना, इसको चाट जाना है, वो करना है अच्छे से एकदम। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट, सबको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से मतलब अच्छे से। ये चीज़ें आप कर लिए ना, तो 3 क्वेश्चन आपके सिक्योर है सिर्फ जीओसी से। ये आपने अगर कर लिया, फिर आपको जो 11th का चैप्टर हाइड्रोकार्बन, उसमें जाना है। हाइड्रोकार्बन को पढ़ देना अच्छे, मतलब उसका जो एनसीईआरटी में जो भी दिया रखा है कंपाउंड, उसका स्ट्रक्चर वो पढ़ना है। उसके बाद आप 12th में जाना। 12th में जाने के बाद हेलोल्किन्स, हेरोलिन्स, जो भी चैप्टर है इसकी सीक्वेंस में, अगर मैं अभी जो सिलेबस अपडेट हुआ है तो मुझे थोड़ा पता भी नहीं, आप देख लेना। लेकिन जो पढ़ने का तरीका है, वो सबसे पहले जीओसी से पढ़ना है, उसके बाद किसी चैप्टर में घुसना है। जहाँ तक आपको लग रहा है अंदर से कि लास्ट के 45 दिन में मैं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे कवर करने के चक्कर में जो आप जान रहे हो भी भूल जाना। जो भी पढ़ते जाना, जैसे अगर मैंने 1 सप्ताह में 2 चैप्टर पढ़े हैं, तो इस 2 चैप्टर को अगले 4 सप्ताह तक मुझे रिवीजन करते रहना है, एक लूप बना के। एक हम लोग क्या करते हैं कि अरे इतना सिलेबस कवर कर रहे हैं, इतना कवर कर रहा है, पीछे वालों को सब भूलते जाते हैं। तो ज़्यादा कवर करने के चक्कर में जो आप जान रहे हो उसको भी नहीं भूलना है। कम पढ़ना, कम पढ़ना, लेकिन उसको अच्छे से पढ़ना। यही फंडा है भाई कि आप 400 प्लस या 500 प्लस मार्क्स ला सकते हो अभी से। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अभी मैं एक ऐसा रॉकेट बता दूँ, एक ऐसा ज्ञान दे दूँ। मैं तो तांत्रिक बाबा हूँ नहीं कि ऐसा चीज़ बता दूँ कि आप डायरेक्टली 650 नंबर ला। अगर वैसा रहता तो मैं खुद ला लेता ना 650 नंबर। जो रियलिटी है यही है। तो आप 500 तक अभी भी जा सकते हो, अगर आप लास्ट के 45 डेज आप अच्छे से पढ़ लो, तो 500 आप इजीली ला सकते हो। अगर मैं लाया हूँ, तो जो तरीका मैं बता सकता हूँ, मैं तो कोई ऐसा बड़ा टीचर हूँ नहीं कि मैं वो बता दूँ, वो बता दूँ। जो मैं प्रैक्टिकली जैसे मैं किया हूँ, वो चीज़ें मैं बस आपसे शेयर कर रहा हूँ, ऑनेस्ट के तौर पे। अब केमिस्ट्री का बात कर ली, फिज़िक्स का बात कर ली, अब आ रहा है बायोलॉजी। बायोलॉजी का देखो सिंपल फंडा है, एनसीईआरटी उठाओ, सामने देखो। अगर आपके पास पहले आपने एक चैप्टर पढ़ रखा है, अगर आपने पहले चैप्टर पढ़ रखा है हर चैप्टर को, तो ठीक है, बस एनसीईआरटी को पढ़ते जाओ, रिवीजन करते जाओ, पढ़ते जाओ। एक दिन में ट्राई करो कि एक ही चैप्टर में मत लगे रहना। एक दिन में 4 से 5 चैप्टर रिवीजन करना, अगले दिन भी 4 से 5 चैप्टर रिवीजन करना, अगले दिन में। एक ऐसा भी आपका लूप आएगा ना कि आप पूरा 11th को एक दिन में रिवीजन कर जाओगे, 6 से 7 घंटा में। बस ऐसे पेज पेज पलटना है, हाइलाइटेड पॉइंट रहेगा, जो भी आपने हाइलाइट किया, बस उस पे नज़र जाएगा, उस पे नज़र जाएगा, उस पे नज़र जाएगा। ऐसे होता है चीज़ें। अगर आपने मैं उस केस में बताता हूँ, जो आपने तैयारी आपका कुछ भी नहीं है, मतलब ज़ीरो है, ठीक है? उसमें आपको क्या करना है? आपको एनसीईआरटी उठाना है, पहले देख लेना कि कौन से चैप्टर से ज़्यादा मार्क्स आते हैं और कौन से चैप्टर से कम मार्क्स आते हैं। मैं अगर सिंपली अब मैं अपना तरीका बताऊँ, तो 12th में अगर आप पढ़ रहे हो तो पीछे से पढ़ना, इकोलॉजी वाले पार्ट पार्ट से। थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा बोरिंग भी लगता है, लेकिन ईज़िली है, उसमें ज़्यादा मैकेनिज़्म वाला चीज़ें नहीं है। सामने बुक रखना, सामने कोई भी वन शॉट, मैं कोई भी टीचर स्पेसिफिक टीचर का नाम नहीं बता रहा हूँ।
यूट्यूब खोलना, वन शॉट वीडियो देखना, जिस पे ज़्यादा व्यूज़ है, सिंपल फंडा है भाई, टीचर को जज ऐसे नहीं कर सकते, जिस पे ज़्यादा व्यूज़ है, ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, देख लेना उनका, खोलना, सामने एनसीईआरटी रखना, समझना, एनसीईआरटी में उसको पॉइंट आउट करना, नोट्स मत बनाना। लास्ट के दिन में गलती से भी, भूल के भी, टीचर कितना भी बोले, बायोलॉजी का कोई साइड से नोट्स मत बनाना, फँस जाओगे, उसी लूप में लग जाओगे। या कोई अगर टीचर आप देख रहे हैं कि कुछ चीज़ को एक्स्ट्रा जाके समझा रहा है, स्किप कर देना उसको। बोल देना मेरे काम का नहीं है। खुद से बोल देना कि मेरे काम का नहीं है, उसको स्किप कर देना। सिंपल बात है। बस एनसीईआरटी में जो डेटा है, जो एनसीईआरटी में जितना चीज़ है, टीचर देख रहा है, वो पढ़ा रहा है, उसको समझना है वहाँ से, खुद को यहाँ पे देखना है, खुद को हाइलाइट करना है, खुद से इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना है। अब इतना में अगर टाइम बच रहा है, तो प्रीवियस ईयर लगा लेना। बस बायोलॉजी का यही सिंपल फंड है। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, तो बस आप एनसीईआरटी को रिवीजन करो। अगर आपने नहीं पढ़ रखा है, वन शॉट वीडियो देखो और सामने एनसीईआरटी को। नया नोट्स बिल्कुल भी नहीं बनाना है। यही तरीका मैंने लास्ट के दिन में यही किया था। मैं बायो पहले से पढ़ रखा था, मतलब एक रिवीजन, भले ही 7-8 महीने से मेरा पढ़ाई इनडायरेक्ट वे में छूटा हुआ था, तो लास्ट के दिन में मैं बस एनसीईआरटी, 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 मैंने आज तक बायो का कोई भी नोट्स नहीं बनाया था। फिर भी मेरे बायो में 250 बनाए थे, जो कि कम मार्क्स माने जाते हैं। इसके पीछे का सिंपल रीज़न है, क्योंकि लास्ट के दिनों में मेरा ऐसे भी लास्ट में भी ऐसा कि मैं खुद स्टेबल नहीं था, तो एग्ज़ाम के टाइम पे भी गया तो वहाँ भी स्टेबिलिटी नहीं था। लास्ट के 6-7 महीने से मेरा तबीयत अप्स एंड डाउन हो रहे थे। तो मैं वहाँ पे जाके, बोलते हैं ना, घबरा जाता है इंसान, तो वही मैं थोड़ा-सा ज़्यादा चीज़ें हो गया, तो वो सब पार्ट ऑफ लाइफ़ है, उसको छोड़ो। लेकिन आपको वो चीज़ें नहीं करना। मैंने नीट में सारे क्वेश्चन बनाए थे। जितने क्वेश्चन होते हैं ना, सब मैंने बनाए थे, सारे अटेम्प्ट लिया था मैंने। गलत बहुत हुए, छोटा-छोटा मिस्टेक इधर-उधर, इधर-उधर। जब मैं पेपर देकर जब एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकला था, तो मुझे ऐसा लगा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे साथ मेरे पापा थे। लेकिन जब मैं घर आया, सबको मिलाया, ये गलती, 2 गलती, ये गलती, बहुत गलती हो गया। छोड़ो उसको। तो आप जो मैं 45 दिन में किया हूँ, तो मैंने आपको बता दिया। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा जानना चाहते हो, अगर आप जानना चाहते हो कि मैं 45 डेज़ के अंदर 140 प्लस मार्क्स कैसे लाए फिज़िक्स में, तो भी मैं चीज़ें आपको बता दूँगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में। तो बस यही फ़ॉलो करो भाई, ज़्यादा लास्ट में इधर-उधर ज़्यादा मत भटकना कि यहाँ से पढ़ रहे हैं, तो वहाँ स्किप करके वहाँ पड़ जाए। खुद का एक प्लान सेट करो और उसी प्लान पे खुद को स्टिक रखना। प्लान चेंज कभी मत करना। लास्ट में प्लान चेंज करोगे और टॉपिक चेंज करोगे, इसे छोड़ के वो पढ़ते हैं, उसे छोड़ के वो पढ़ते हैं, उसे छोड़ के वो पढ़ते हैं। ये भी नहीं पढ़ाई होगी, वो भी नहीं पढ़ाई होगी, वो भी नहीं पढ़ाई होगी। लास्ट में खुद को प्रिपेयर कर लो, चैप्टर का नाम लिखो कि मुझे इस दिन ये पढ़ना है और उसी को पढ़ो। ऐसा नहीं कि कोई बता दिया कि भाई इससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, पढ़ दो, नहीं। जो आपने प्लानर में आपने जो बनाया है, जो आपने प्लानर में लिखा है, उसी को पढ़ना है लास्ट तक। आप अपने प्लान पे स्टिक रहो, बाकी कोई भी टीचर कुछ भी बोले, कोई भी मोटिवेशन दे दे, मोटिवेशन तो खुद से ही आता है। तो मैंने अगर 45 डेज़ में कर लिया है, तो आप भी कर सकते हो। कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। 500 494 मार्क्स ही आए हैं। 500 से 6 मार्क्स कम है, 500 मार्क्स है, बस इतना कम मैं बता सकता हूँ। बाकी आप अपना देख लेना। तो बस यही कुछ था भाई, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है वो चीज़ मैंने आपको बता दिया। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।